जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कुछ सुधार की मंजूरी दी है और वह सुधार के बाद अब इस पेंशन योजना को एकीकृत पेंशन योजना का नाम दिया है। अब यह एकीकृत पेंशन योजना का क्या अर्थ है और ये एनपीएस से किस तरह डिफरेंट है, चलिए आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दिनांक 24/8/24 संक्षिप्त वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी गई है और ऐसा माना गया है कि सरकारी कर्मचारी इस बात का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं कि उन्हें अपनी पेंशन में निश्चितता की आवश्यकता है। विशेष रूप से पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन और मुद्रास्फीति सूचकांक से संबंधित बीमा। जबकि सरकार इन चिंताओं में स्पष्ट रूप से अवगत है, सरकार की भी आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में पेंशन के कारण उन पर उच्च करों का भारी बोझ न पड़े। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा एनपीएस की समीक्षा करने और मामले में सिफारिशें करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति ने राज्य सरकारों के साथ साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया और संघों, विशेषज्ञों आदि के सुझाव पर विचार किया। समिति ने भावनात्मक अनुभव पर भी ध्यान दिया और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया। समिति ने अब आईएलएम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यूपीएस समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद के कर्मचारी पक्ष के माध्यम से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने व्यापक सहमति बनाने के लिए समिति को बहुमूल्य सुझाव दिए। यूपीएस के व्यापक दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं। सबसे पहले, जिन कर्मचारियों के पास पर्याप्त सेवा है उन्हें पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी ओएस पेंशन का कम से कम 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। दूसरा, कम से कम 10 साल वालों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन में पति पत्नी को पेंशन का 60% दिया जाएगा। सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और परिवार पर बधिरता राहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पेंशन सेवानिवृत्ति के समय भी एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों के योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन केंद्र सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी। जो लोग एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इस लाभ के पात्र होंगे। ऐसे पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को उनके द्वारा की गई निकासी को समायोजित करने के बाद भुगतान किया जाएगा। योजना का विवरण और पात्रताएं जो दी गई हैं, चलिए वह भी पढ़ लेते हैं। कर्मचारी का योगदान मूल वेतन डीए के 10% पर अपरिवर्तित रहेगा। सरकार का योगदान वर्तमान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। पेंशन कोष को 2 निधियों में विभाजित किया जाएगा। पहला, एक व्यक्तिगत पेंशन निधि जिसमें कर्मचारी का योगदान मूल वेतन और डीए का 10% होगा और सरकार का समतुल्य योगदान जमा किया जाएगा। अकेले अतिरिक्त सरकारी योगदान के साथ अलग पूल कार्प्स सभी कर्मचारियों के मूल और डीए का 8.5%। कर्मचारी अकेले व्यक्तिगत पेंशन कोष के लिए निवेश विकल्प पर विचार कर सकता है। कर्मचारी सुनिश्चित पेंशन में अनुपातिक कटौती के साथ व्यक्तिगत पेंशन कोष का 60% निकाल सकता है। सुनिश्चित पेंशन अधिसूचित निर्वस्त पैटर्न के डिफ़ॉल्ट मोड पर आधारित होगी। पीएफ, आरडी और व्यक्तिगत पेंशन कोष को पूरी तरह से रद्द करने पर विचार कर रहा है। वार्षिक आधार पर बेंचमार्क एश्योर्ड और वेली से कम है, कमी को पूरा किया जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत कर्मचारी कोष वार्षिक सुनिश्चित राशि से अधिक उत्पन्न करता है, इसके आधार पर कर्मचारी द्वारा प्रयोग किया गया निवेश विकल्प कर्मचारी इसका हकदार होगा। उच्चतर वार्षिक हालांकि उत्पन्न वार्षिकी डिफ़ॉल्ट मोड से कम है। यूपीएस के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला टॉप अप बेंचमार्क तक सीमित होगा। न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के लिए पूर्ण सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध होगी। कम से कम 10 वर्षों से शुरू होने वाली कम सेवा के लिए आनुपातिक सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। यदि कोई कर्मचारी चाहे तो एनपीएस को जारी रख सकता है। 1/4/2025 से प्रभावी किया जाएगा। आवश्यक प्रशासनिक कानूनी सहायता ढांचा स्थापित किया जाएगा।
इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाएगा। इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। 90 लाख कर्मचारी, 23 लाख सेंट्रल सरकार के कर्मचारी, 3 लाख कर्मचारी सेंट्रल के, स्वायत्त निकाय और राज्य निकायों और 10 लोगों के अन्य 56 लाख कर्मचारी राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारी यदि राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया हो। कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ ये आम सेंसर के कल्याण की भी रक्षा करेगा, क्योंकि यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित होगी। सरकार प्रत्येक वर्ष अपने योगदान का पूरा भुगतान करेगी और पेंशन व्यय को स्थगित नहीं करेगी। इस प्रकार वित्तीय कठिनाई को रोका जा सकेगा नागरिकों को भावी पीढ़ियों के लिए। Now in English, Ministry of Finance Department of Expenditure dated 24th of August 2024 Unified Pension Scheme. Cabinet has approved introduction of Unified Pension Scheme to improve the national pension system for central government employee. Government employee have been representing that they need certainty in their pension, in particular assurance regarding pension, family pension, minimum pension and inflation indexation. While government is keenly aware of these concerns, government also has a responsibility to protect the interest of the common citizens so that pension does not lead to a huge burden of higher taxes for them in future. Keeping this in view, government had appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the existing NPS and to make recommendations in the matter. The committee consulted the state governments as well as the representatives of the employee and considered suggestions from associations, experts, etc. The committee also looked at international experience and consulted the Reserve Bank of India. The committee has now submitted its report. The UPS is based on the recommendations of the committee. The recommendations of the committee were discussed with representatives of the employee through the staff side of National Council of Joint Consultative Machinery. The employee representatives gave valuable suggestions to the committee in reaching a broad consensus. The broad contours of UPS include the following. Number 1. Employee who have adequate service will get an assured pension of at least 50% of the last 12 months average salary as pension. Next, minimum pension of rupees 10,000 per month will be given to those with at least 10 years of service. Family pension to spouse will be given 60% of the pension. Dearness relief will be given on the assured pension, minimum pension and family pension. In addition, a lump sum will be provided at the time of retirement. There will be no increase in the contribution from employee, but central government will increase its contribution. Those who have already retired and under NPS will also be eligible. For this benefit, arrears will be paid to such past retires after adjusting the withdrawal already made by them. The scheme details and eligibilities are given below that we are going to see. The employee contribution shall remain unaltered at 10% of basic pay plus DA. The government contribution will increase from the present 14% to 18.5%. The pension corpus will be divided into two funds. An individual pension fund to which the employee contribution 10% of the basic pay and DA and matching government contribution will be credited. A separate pool corpus with additional government contribution alone 8.5% of basic and DA of the employee. The employee can exercise an investment choice for the individual pension corpus alone. The employee can withdraw up to 60% of the individual pension corpus with proportionate reduction in assured pension. Assured pension will be based on the default mode of investment pattern notified by the PFRDA and considering full annuitization of individual pension corpus. In case the benchmark annuity is lower than the assured annuity, the shortfall will be made good. In case the individual employee corpus generates higher than assured annuity based on investment choice exercised by employee, the employee will be entitled to such higher annuity. In case, however,
the annuity generated is lower than the default mode. The top up provided by government through OPS will be limited to the benchmark annuity. Full assured pension will be available for a minimum qualifying service of 25 years. For lesser service starting from at least 10 years, pro rata assured pension will be given. Employee would have a choice to opt for UPS. An employee could choose to continue with the NPS if he or she so desires. The UPS will be given effect from 1st April 2025. The necessary administrative legal support framework will be put in place. The scheme can also be adopted by the state government. This is expected to benefit over 90 lakh employee, 23 lakh central government employee, 3 lakh employees of central autonomous bodies, and another 56 lakh employee of state government and 10 lakh employee of state autonomous bodies if adopted by the state government. While benefiting the employees, it will also safeguard the welfare of the common citizens because the scheme will be fully funded, that is, government will fully pay its contribution each year and will not postpone the pension expenditure, thus preventing fiscal hardship to future generation of citizens.